हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए साइंस की एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं और ये 8th क्लास का बुक है जिसमें हम लोग 5th चैप्टर तक कंप्लीट करके आज हम लोग 6th चैप्टर पढ़ रहे हैं, ज्वाला और दहन। चलिए देखते हैं। हम घर पर उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजन के लिए करते हैं। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताइए। मोटर गाड़ियां चलाने में कौन से ईंधन काम में आते हैं? आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे गोबर, लकड़ी, कोयला, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस आदि। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? शायद आपका अनुमान सही था। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं। इस प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्रारूपों का अध्ययन करें। दहन क्या है? कक्षा 7 में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम एक काष्ठ कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। काष्ठ कोयले के टुकड़े को संडासी से पकड़िए और एक मोमबत्ती अथवा बुनसेन बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि काष्ठ कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। देखिए, हम लोग इसमें रीडिंग करते चलते हैं और उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होता है केवल उसको हम मार्क कर देंगे और आपको उसको क्या करना है, या तो नोट कर लीजिए या आपके पास बुक है तो आप भी मार्क कर लीजिए। ठीक है। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। तो दहन क्या है, याद रखिएगा। रासायनिक प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है। ठीक है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या देता है? ऊष्मा देता है, उसे दहन कहलाता है। ठीक है। तो पहला पॉइंट ये याद रखिएगा, जिस पदार्थ का दहन होता है उसे द्राह्य कहलाता है। वह क्या कहलाता है? द्राह्य। जिस पदार्थ का दहन होता है उसको क्या कहते हैं? द्राह्य कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। इसको ईंधन भी कहते हैं, द्राह्य भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। ईंधन क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। ठोस भी, द्रव भी और गैस भी हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया में मैग्नीशियम और काष्ठ कोयला द्राह्य पदार्थ है। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, मैग्नीशियम दिखा रहा है। ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या है? दाह्य पदार्थ है, यानी कि वह ईंधन भी है। ठीक है। हमें बताया गया है कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। तो यह हम लोगों को बताया गया है। ठीक है। तो हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न होता है। यह हमने कक्षा 7 में सीखा था। चलिए क्रियाकलाप 6.1 देखते हैं। स्ट्रॉ, माचिस की तीलियाँ, मिट्टी का तेल, कागज, लोहे की कील, पत्थर के टुकड़े, सीसा आदि कुछ पदार्थ इकट्ठा करिए। अपने शिक्षक की देख रेख में इन पदार्थों को एक एक कर जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो इसे द्राह्य दिखाइए, अन्यथा उसे अद्राह्य दिखाइए। ठीक है। तो देखिए, लकड़ी जल जाएगा, कागज जलेगा, लोहे की कील नहीं जलेगी। ठीक है। मिट्टी का तेल जलेगा, पत्थर का टुकड़ा नहीं जलेगा, स्ट्रॉ भी जल जाएगा या वह भी नहीं जलेगा। हाँ, स्ट्रॉ जल जाएगा। काष्ठ कोयला जलेगा, माचिस की तीलियाँ जलेगी, कांच नहीं जलेगा। ठीक है। तो जो पदार्थ जलेगा उसको द्राह्य कहेंगे। जो नहीं जलेगा जैसे कि लोहे की कील, पत्थर के टुकड़े, ये सबको क्या कहेंगे? अद्राह्य कहेंगे। क्या आप कुछ और पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो द्राह्य है? आप इन्हें सारणी 6.1 में जोड़ सकते हैं। आइए उन परिस्थितियों का पता लगाएं जिनमें दहन होता है। 6.2 देखते हैं। सावधानी। जलती मोमबत्ती को पकड़ते समय सावधानी रखिए। एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए। कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के
2 गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखिए कि वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे। तो देखिए पहला वाला में क्या है, वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे, इस तरीके से आपको रखना है। देखिए ज्वाला को क्या होता है। अब लकड़ी के गुटके हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दीजिए। पुनः ज्वाला को देखिए। अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए। ज्वाला को पुनः देखिए। तीनों स्थिति में क्या होता है। क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है? क्या यह कंपन करती है और धुआं देती है? क्या यह अप्रभावित जलती रहती है? क्या आप दहन प्रक्रम में वायु की भूमिका के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो देखिए, जब देखिए यहाँ जो केस दिया हुआ पहले वाले में क्या है कि मोमबत्ती को जलाया गया है और उसके बाद एक कांच का उसमें रखा गया है, जो भी इसको कहेंगे, और नीचे गुटका लगाया गया है, यानी लकड़ी का गुटका लगाया गया। बाद में तो यह जल रहा था क्योंकि एयर उसको मिल रहा था तब तक। फिर बाद में क्या हुआ, गुटके को हटा लिया गया तो यह थोड़ा बुझने लगा, ठीक है। उसके बाद जब ऊपर से ढक दिया गया और तो यह क्या हुआ, बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और वह क्या हुआ, बुझ गया। तो आप समझ पाए होंगे कि ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है जलने के लिए। इस क्रियाकलाप में आपको यही बताने का कोशिश किया जा रहा था। हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है, ठीक है। अवस्था बी में चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होने लगता है। दूसरे वाले में देखे थे कि गुटका हटा दिया गया था जिससे नीचे से वायु नहीं प्रवेश कर सकता था, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, जो जल रहा था लौ वह थोड़ा सा अस्थिर होने लगा, ठीक है, कंपन करने लगा। उसके बाद जब बी नंबर में क्या हुआ था, जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होता और धुआं उत्पन्न होता। अवस्था सी में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाता, ठीक है। हमने पढ़ा कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। क्या यह भी एक प्रकार का दहन है? सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होता है। आप इस प्रक्रम के बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे। तो यह आप याद रखिएगा कि सूर्य में जो ऊष्मा है, ऊष्मा और प्रकाश कैसे आता है, नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। क्रियाकलाप 6.3 देखते हैं। एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे के प्लेट या तवे पर रखिए। इसे एक कांच के जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। देखिए क्या होता है, कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि यह जलना क्यों बंद हो गया? चलिए आगे पढ़ते हैं। आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उसमें हवा ना जा सके, ठीक है। देखिए, इसको हवा अगर लगेगा तो आग और बढ़ता रहेगा, हवा नहीं लगेगा तो क्या होगा, वह आग अपने से ख़त्म हो जाएगा। अब अपने कुछ अनुभवों को स्मरण करिए। क्या एक माचिस की तीली अपने आप जल उठती है? यह किस प्रकार जलाई जाती है? आपको कागज़ के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाते हैं तो क्या यह जल उठता है? क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को जलती माचिस की तीली उसके पास लाकर जला सकते हैं? लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज़ एवं मिट्टी तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? तो यह सब आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए, गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्द ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। घास से आग पेड़ों में फैलती है और उसके बाद क्या होता है, मतलब सूखे घास में आग पकड़ता है और उससे बाद आग जो होता है और पूरे जंगल में फैल जाता है। इस प्रकार आग को बुझाना बहुत कठिन होता है। क्या यह अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। यह बात याद रखिएगा,
वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह उसका क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है, अगर कोई पतला चीज़ है, जैसे पतला कागज़ है, उसको जलाना है तो वो तुरंत जल जाएगा। कोयले को जलाने में बहुत टाइम लगेगा। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसको क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहलाता है वह। क्या अब आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती? माचिस की तीली माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर क्यों जल जाती है? माचिस का इतिहास देखते हैं। माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। तो याद रखिएगा, ये कहाँ से शुरू हुआ था? मिस्र में गंधक में डुबाए गए चीड़ की लकड़ी, गंधक में चीड़ की लकड़ी को डुबा के रखते थे। लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ है। अभी जो आधुनिक हम लोग माचिस देखते हैं वह कब हुआ है? 200 वर्ष पूर्व हुआ था। एंटीमनी ट्राई सल्फाइड, पोटाशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता है। जब इसे किसी खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो घर्षण से ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो उठता है। इसे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता है। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का उपयोग करने वालों दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राई सल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो वह कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। लाल फास्फोरस क्या होता है? श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपको क्या याद रखना है कि प्राचीन मिस्र में क्या होता था? गंधक में डुबाए गए चीड़ की लकड़ी का उपयोग माचिस की तरह किया करते थे। लेकिन अभी जो माचिस का यूज होता है वह 200 साल पुराना हुआ है। उसमें क्या क्या चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं उसका जो आगे में लगा हुआ रहता है। तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट श्वेत फास्फोरस का मिश्रण को और कुछ गोंद और स्टार्च का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो बता रहे हैं उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन सा? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, श्वेत फास्फोरस और कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन उससे क्या होता है? सबको दिक्कत होता है, चाहे वहाँ बनाने वाले को भी और घर में यूज़ करने से भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है? इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता है। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने और माचिस का उपयोग करने वाले दोनों के लिए खतरनाक है। या जो श्वेत फास्फोरस है वह क्या है? खतरनाक है। ठीक है, इसलिए उसका आजकल यूज़ नहीं करते हैं। क्या करते हैं? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और रगड़ने वाला जो सतह रहता है वहाँ पर चूर्णित कांच और लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। जब उसको रगड़ा जाता है तो लाल फास्फोरस जो है श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और यह तुरंत माचिस की तीली पर सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें जितना भी फैक्ट्स है आपको याद रखना है। यह बहुत मतलब कि प्राचीन मिस्र जो था वहाँ पर गंधक में डुबाया गया चीड़ की लकड़ी का उपयोग जो था माचिस की तरह उपयोग किया जाता था। 200 वर्ष पहले पूर्व क्या हुआ? जो ये माचिस निकला है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का यूज़ करते हैं। ये 3 चीज़ का। ठीक है, कुछ गोंद और स्टार्च का भी। लेकिन श्वेत फास्फोरस जो होता है वो बहुत हानिकारक होता है, इसलिए उसका यूज़ आजकल नहीं करते हैं और केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट का यूज़ करते हैं। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। उस लाल फास्फोरस का पे जब रगड़ा जाता है तो वह श्वेत फास्फोरस में बदल जाता है। उसके बाद
यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है। ठीक है, हमने पाया कि द्राव्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। ठीक है, अगर उसका ताप जो है ज्वलन ताप से कम रहे तो वह खुद जल नहीं पाएगा। ठीक है, क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है, कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते। परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दे तो वह आग पकड़ लेता है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? तो लकड़ी का ज्वलन ताप क्या है? थोड़ा कम है। ठीक है, माचिस का बहुत ही कम है, लकड़ी का थोड़ा और भी कम है, और उसके बाद कोयला वाला का बहुत ज़्यादा। ठीक है, यानी जो जितना लेट से जलेगा उसका ज्वलन ताप उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है। क्या इसका अर्थ यह है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी? निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। चलिए, क्रियाकलाप 6.4 सावधानी। जलती हुई मोमबत्ती से सावधानी से काम लीजिए। कागज के 2 कप तैयार करें। इनमें से एक कप में 50 ml जल डालिए। दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म करिए। क्या आप देखते हैं? कागज के खाली कप का क्या होता है? जल युक्त कागज के कप का क्या होता है? क्या इस कप का जल गर्म हो जाता है? यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वह जलता नहीं। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो क्या कह रहा है? जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है और जो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, क्या होता है? ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि जल्दी आग पकड़ लेने वाले चीज़ों को ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण हैं पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG। क्या आप कुछ और ज्वलनशील पदार्थों की सूची बना सकते हैं? तो आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? अपने घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते देखा या सुना होगा। यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण अपनी नोटबुक में लिखिए। यह अनुभव अपने कक्षा के साथियों के साथ भी बांटिए। तो पहले यहाँ पर ज्वलनशील पदार्थ किसको कहते हैं वो जरूर लिख लीजिएगा। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है या ज्वाला के साथ ही सफलतापूर्वक आग पकड़ लेता है, ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। पेट्रोलियम, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, इन सब का नाम। ठीक है, अपने क्षेत्र की अग्नि सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। यदि आपके या आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो सबसे पहले अग्निशमन सेवा को सूचित करिए। यह जरूरी है कि हम सबको अग्निशमन सेवा के टेलीफोन नंबर की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो सब अपने एरिया के टेलीफोन नंबर का, मतलब कि फायर ब्रिगेड वाले का नंबर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्या आपके शहर नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है? वह आग पर जल डालती है। ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है, जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं। क्या आप इन आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं?
ये सूची है ईंधन, वायु और ऊष्मा। ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए वायु चाहिए और ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु, ठीक है। ऊष्मा क्यों चाहिए? उसके ईंधन का ताप को ज्वलन ताप से अधिक करने के लिए। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब या तो ईंधन हटा दीजिए, या वायु हटा दीजिए, या ऊष्मा को हटा दीजिए। तीनों में से कोई भी अगर आप हटा दीजिएगा तो आग पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा कि आग पर नियंत्रण के लिए क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। तो 3 चीज़ चाहिए, ईंधन चाहिए, वायु चाहिए, ऊष्मा चाहिए। इनमें से कोई भी अगर आप हटा दीजिएगा, एक या एक से ज़्यादा, तो आप आग पर नियंत्रण पा सकते हैं। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होता है, ठीक है। आग बुझाने वाला का क्या काम होता है कि वायु का प्रवाह को रोक दिया जाए या जो ईंधन का ताप है उसको कम कर दिया जाए, ऊष्मा ना दिया जाए उसको, ठीक है। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है। तो वह पूरा जो घर है वो पूरा ईंधन है, ठीक है। उसमें आप भवन को ही कैसे हटा देंगे? तो इसलिए ईंधन हटाना एक मतलब कि ईंधन हटाना थोड़ा मुश्किल काम है, वह नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो उसको वायु ना पहुंचने दें, या दूसरा क्या कर सकते हैं कि उसकी ऊष्मा कम कर दें, ठीक है। जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसे वस्तुओं में आग लगी हो। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकती है। तो जल क्या होता है? विद्युत का चालन होता है, मतलब विद्युत उसमें चल सकता है और आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है। यानी आग बुझाने का कोशिश किया गया और मान लीजिए कि किसी तार में आग लगा हुआ है, ठीक है, उसमें बिजली पार हो रही है, उसमें आप आग बुझाने के लिए पानी डालें तो क्या होगा, वह विद्युत जो है वह ट्रांसफ़र होके आग जो बुझाने वाला है उसको झटका लग सकता है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने में भी जल का उपयोग उचित नहीं होता है, ठीक है। यदि आपको याद है कि जल जो होता है तेल से भारी होता है। जल क्या होता है? तेल से भारी होता है। अतः यह तेल के नीचे चला जाता है, तेल ऊपर रह जाता है, ठीक है, और ऊपर वह जलता रहता है और तेल ऊपर जलता रहता है, ठीक है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर विद्युत वाले किसी चीज़ में आग लगाए या पेट्रोल से आग लगाए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह सबसे अच्छा अग्निशामक का काम करता है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेता है। वह क्या होता है, ऑक्सीजन से वह ज़्यादा भारी होता है, तो वह क्या करता है, कंबल क्या होता है, भारी होता है, इसीलिए हम लोग उसको ढक देते हैं। कोई आदमी अगर जल रहा हो, किसी के कपड़े में अगर आग लग गया हो तो उसी तरह CO2 क्या करता है, वह कंबल की तरह कार्य करता है ऑक्सीजन के सामने, ठीक है। ऑक्सीजन हल्का है, CO2 भारी है, CO2 जाके उस एरिया में क्या करता है, ऑक्सीजन को बंद कर देता है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। CO2 का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाती, ठीक है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। एलपीजी किस रूप में सिलेंडरों में रखी जाती है? सिलेंडरों को छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है। इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग को बुझा देती है, ठीक है। तो आग बुझाने के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ सीखे?
कि देखिए सबसे अच्छा तो सबसे प्रचलित है कि आग बुझाने के लिए पानी डालो, लेकिन विद्युत उपकरण में अगर आग लग गया हो, जैसे लकड़ी कागज़ इन सब में लगा है, तो आग से बुझा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर विद्युत उपकरण में लग गया है तो इससे अगर आप पानी से बुझाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको ही झटका लग जाए। और अगर पेट्रोल या किसी तरह का तेल वेल में अगर आग लगा है, ठीक है, जैसे कि पेट्रोल में ज़्यादातर लग जाता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल में अगर आप पानी डालेंगे तो वो पानी क्या होगा, नीचे चला जाएगा, पेट्रोल ऊपर रहेगा, ठीक है, पानी के ऊपर तैरता रहेगा और आग लगा हुआ रहेगा। इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन से भारी होता है, वह जाके जिस उपकरण में लगा हुआ है उसको वहाँ पर पकड़ लेता है, कंबल की तरह लपेट लेता है अपने में, और आग वहाँ से मतलब वहाँ ऑक्सीजन पहुँचने नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बीच यानी कि ऑक्सीजन और आग का संपर्क टूट जाता है, ऑक्सीजन और ईंधन का, जिससे कि यह नियंत्रण में आ जाता है, ठीक है। CO2 का बहुत अतिरिक्त लाभ भी है, विद्युत उपकरण को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। मान लीजिए विद्युत उपकरण में आग लगा है तो उसको कोई हानि भी नहीं पहुंचाता, ठीक है। जैसे अगर पानी डाल देने से तो हो सकता है उसमें हानि हो जाए, लेकिन इस तरह के तरीके से वो हानि नहीं पहुंचाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिलता है, तो यह उच्च दाब पर या द्रव रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। LPG जिस तरीके से रखा हो रहता है, ठीक है, सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 क्या होता है, बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। यह न केवल आग के चारों ओर से घेर लेती है, बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले जाती है। अब क्या हुआ, वो फैलता भी बहुत जल्दी से, जब वह सिलेंडर में भरा हुआ होता है उसको जब छोड़ा जाता है तो वह फैलता भी बहुत तेज़ी से और ठंडा भी हो जाता है, ठीक है। तो ठंडा होने से क्या होता है, ऊष्मा भी कम और ऑक्सीजन को भी वह जाने नहीं दे रहा, ठीक है। तो यह दोनों काम करता है, इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। CO2 प्राप्त करने के लिए दूसरा तरीका क्या है कि जहाँ पर आग लगा हुआ है वहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इन दोनों का यूज़ किया जाए, बहुत सारा पाउडर छिड़काव किया जाए। इससे भी क्या होगा कि आग बुझ जाता है। तो यह 2-3 बात आप याद रखिएगा जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट था कि CO2 की जगह पर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो दोनों को याद रखिएगा। और कागज़ और लकड़ी में अगर आग लगा हो तो पानी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर विद्युत उपकरण में या तेल में, पेट्रोल जैसे तेल में अगर मतलब कि आग लगा है तो उसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करके। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे पास नहीं हो तो उसके जगह पर हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट का यूज़ कर सकते हैं। जब वो आग इनमें पकड़ता है तो बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो यह आगे भी यह चैप्टर है, लंबा है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़े हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला चीज़ जो पढ़े थे कि दहन किसे क्या मतलब किसे कहते हैं। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है उसको क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। जो पदार्थ जल रहा होता है, ठीक है, दहन हो रहा होता है, उसको द्राह्य कहलाता है, ठीक है, या उसको द्राह्य पदार्थ कहते हैं या ईंधन भी कहते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या था, दूसरा इसमें चलिए सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश कैसे निकलता है, तो यह नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा निकलता है, यह याद रख लीजिएगा। उसके बाद ठीक है, बाकी ये सब क्वेश्चन है तो आपको पता चल ही गया होगा कि कंबल में क्यों लपेटते हैं जब कोई किसी व्यक्ति के वस्त्रों पर आग लग जाए, ताकि वह ऑक्सीजन से बच सके, ठीक है, ऑक्सीजन उसमें नहीं वहाँ तक पहुँच ना सके। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। यहाँ माचिस के बारे में देख लीजिए। माचिस का जो शुरुआत हुआ था 5000 से अधिक मतलब 5000 पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी को माचिस की तरह उपयोग किया जाता था। आधुनिक जो माचिस है उसका शुरुआत लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ है। उसके माचिस के जो आगे रहता है उसके मुंह पे क्या लगाया जाता है, तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड याद रखिएगा, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, श्वेत फॉस्फोरस का मिश्रण लगा हुआ रहता है, कुछ गोंद और स्टार्च लगा होता है, ठीक है। और जो श्वेत फॉस्फोरस रहता है वह बहुत हानिकारक होता है, इसलिए अब क्या यूज़ करते हैं, अब हम लोग केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। और जो रगड़ने वाली सतह रहती है उस पर चूर्णित कांच और लाल फॉस्फोरस लगाते हैं। जब उसको रगड़ा जाता है तो उस समय क्या होता है, वह खुरदरी सतह से रगड़ा करके वह लाल फॉस्फोरस जो रहता है श्वेत फॉस्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। लाल फॉस्फोरस क्या होता है, श्वेत फॉस्फोरस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और फिर जो पोटेशियम क्लोरेट रहता है वह
अभिक्रिया करना शुरू करता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो यह चीज़ याद रखिएगा। आगे ठीक है, आगे इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ ज्वलनशील पदार्थ किसको कहते हैं? जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थों का उदाहरण पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये सब चीज़ है। ठीक है, आग को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? आग को नियंत्रित करने के लिए ये ईंधन, वायु और ऊष्मा, 3 चीज़ जरूरी होता है। इनमें से तीनों में से जो जिस भी चीज़ को अगर आप हटा दीजिएगा, एक या एक से ज़्यादा, उससे क्या होगा? आग में आप नियंत्रण कर पाएंगे। यहाँ पर फायर ब्रिगेड के बारे में पढ़े थे कुछ चीज़ें। पहला था कि जब पानी का यूज़ तब करना चाहिए जब लकड़ी, कागज़, इस तरह की चीज़ों में आग पकड़ा हो। लेकिन अगर विद्युत उपकरण में आग पकड़ा है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करेंगे। या पेट्रोल जैसे ज्वलनशील चीज़ों में भी अगर आग पकड़ा है तो वहाँ पर क्या करेंगे? पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि पानी नीचे चला जाएगा और पेट्रोल ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, जिससे आग लगता रहेगा। इसलिए वहाँ पर CO2 का यूज़ करते हैं। CO2 भारी होता है, जिससे वह ऑक्सीजन और बाकी चीज़ों के साथ संपर्क तोड़ देता है। ठीक है, ऑक्सीजन और ईंधन का दोनों का संपर्क तोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? तो यह सिलेंडरों में द्रवित रूप में रखा जाता है। एक तो यह है तरीका। अगर नहीं है तो उसके जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटाशियम बाइकार्बोनेट को रसायन का जो पाउडर होता है उसको भारी मात्रा में उसका छिड़काव करेंगे, जिससे कि यह जलेगा और इससे जब यह जलता है तो ये बहुत भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे निकलता है। ठीक है, जिससे आग बुझ जाती है। तो यहाँ तक अब हम लोग कंप्लीट कर लिए, रिवाइज भी कर लिए। आगे का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।